हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग न्यू लेक्चर में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में याद होगा हम लोग आनुवंशिकता पे बात कर रहे थे और इस चैप्टर में हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी धीरे धीरे करके। फिर लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने लोगों ने एक पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी देखी। टर्मिनोलॉजी का मतलब हो गया कि जिसे आप लोग जैसे लास्ट क्लास में आपको याद हो, अगर देखना हो तो देख सकते हैं। जैसे आपको मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ाया था कि आप याद पढ़ लें, ये कुछ आनुवंशिक शब्दावलियाँ हैं, इनको बोलते हैं आनुवंशिक शब्दावलियाँ। जैसे अगर आपको याद हो तो पहले प्रभावी और अप्रभावी समझाया गया, फिर आपको बीज करेक्टर लक्षण के बारे में बताया, फिर उसके बाद होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्या होते हैं, फिर उसके बाद जीन प्रारूप और दृश्य प्रारूप आपको ये भी समझाया मैंने। जीन प्रारूप क्या होता है, जैसे अगर थोड़ा सा एक बार बात किया जाए, जीन प्रारूप दृश्य प्रारूप का मतलब आपको याद होगा लास्ट क्लास में तो ये बताया था मैंने कि दृश्य प्रारूप का मतलब ये होता है सिंपल सा, अगर मैं बात करूं दृश्य प्रारूप का सिंपल सा ये मतलब होता है कि वो लक्षण जो हमको दिखाई पड़ रहे हैं तो वो दृश्य प्रारूप है। अब जैसे कहने का अभी तात्पर्य क्या है, ये आगे चल के क्रॉस जब हम लोग आपस में संकरण करेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, मेंशन हो जाएगा। और अगर बात किया जाए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये बताइए भाई दृश्य प्रारूप तो दिखाई पड़ेगा, कोई लंबा है तो लंबा दिखाई पड़ेगा, बौना है तो बौना दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो चीज़ें दिखाई पड़ेंगी आपको, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको दिखाई नहीं पड़ती, तो जो चीज़ नहीं दिखाई पड़ रही है और जिसके द्वारा वो लक्षण नियंत्रित हो रहा है उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं आपका जीन प्रारूप, ठीक है। तो और जीन आपको याद होगा, जीन के किसी भी जीन के अल्टरनेटिव जो फॉर्म होते हैं, जो तुलनात्मक या विपरीत जो कारक होते हैं उन्हें हम एलील्स बोलते हैं। और जीन किसका पार्ट है बेटा, याद है डीएनए का। डीएनए किसका पार्ट है बेटा, डीएनए भाई बहुत सारे जीन मिलकर क्या बनाते हैं, डीएनए। और डीएनए हमारा पाया जाता है कहाँ, आपका गुणसूत्रों में। और गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, आपका याद है गुणसूत्र हमारे पाए जाते हैं केंद्रक में। तो ये सारी चीजें होती हैं जो एक एक करके हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी, ये सारी चीज। तो दृश्य प्रारूप, जीन प्रारूप, ठीक है ना, इसलिए कई बार इसको फिनोटाइप भी बोलते हैं, कई बार इसे जीनोटाइप भी बोलते हैं। तो इस तरह की शब्दावलियां हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। फिर आपको याद होगा मैंने आपको बताया एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। स्वपरागण और परपरागण पढ़ाने से पहले मैंने आपको याद होगा दो चीजें और पढ़ाई होंगी, अगर आपको याद हो, एक पढ़ाया होगा एक लिंगी और एक पढ़ाया होगा द्विलिंगी। सॉरी, एक लिंगी का क्या मतलब है समझो। अगर एक लिंगी की मैं बात करूं तो बेटा एक लिंगी का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी जीव जो सिर्फ या तो नर या मादा किसी एक लिंग को रिप्रेजेंट करता है या एक लिंग का प्रतिनिधित्व करता है तो वो एक लिंगी होता है। कोई ऐसा जीव जिसमें विपरीत सेक्स ऑर्गन, मतलब विपरीत मतलब उसमें नर और मादा दोनों प्रकार के जननांग या दोनों प्रकार के हम ये कह सकते हैं जो जननांग होते हैं या लिंग कह सकते हैं, दोनों प्रकार के अगर उपस्थित हैं तो ऐसे जीव को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे जीव को हम लोग बोलेंगे द्विलिंगी। सामान्यतः ये आप देखिए कि जंतुओं में ज्यादातर जो वैरायटी है, ज्यादातर जितने जंतु हैं या तो देखो अलैंगिक जनन करते हैं या तो लैंगिक, ये आपको पहले ही बता दिया है, पहले ही पढ़ाया है आपको, ठीक है। जो जनन वाला चैप्टर है वहाँ आप जाके इसको डिटेल में देख सकते हो, उसको यहाँ पे बहुत डिटेल में इस लेक्चर पे बात हुई है हमारी, ठीक है। देखो आप द्विलिंगी का मतलब है ज्यादातर जितने भी जंतु हैं, ज्यादातर जितने जंतु हैं वो सब के सब एक लिंगी बेटा, इस चीज को ध्यान रखिएगा पॉइंट। वैसे इस चैप्टर इस चीज का अगर आपको डिटेल डिस्कशन देखना है तो आप जो जनन वाला है, जनन के चैप में आप जाएंगे, जो लाइव क्लास ली उसमें जो पहला चैप्टर है, सॉरी पहला लेक्चर है, तो उसमें इन सारी चीज़ों को डिटेल में बात हुई है। फिलहाल मैं एक बार फिर से यहाँ पे बताया दे रहा हूँ, डिस्कस किए दे रहा हूँ, आप एक बार देख लें। जो बच्चे जैसे देखो, अगर मैं एक लिंगी को बोलते हैं बेटा यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा एक लिंगी। एक लिंगी, ठीक है ना। और जो एक लिंगी होते हैं इनमें ज्यादातर जितने भी जीव आते हैं, जीव का मतलब बेटा जंतु, तो ज्यादातर जंतु कैसे हैं, एक लिंगी हैं। एक लिंगी का मतलब यूनिसेक्सुअल है ज्यादातर, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप शॉर्ट में समझा रहा हूँ। बट उन जीव में ज्यादातर जो पादप हैं बेटा वो सब क्या होते हैं बेटा, ज्यादातर पादप क्या होते हैं आपके बाइसेक्सुअल होते हैं या द्विलिंगी होते हैं, इसे बोलते हैं बाइसेक्सुअल, ये द्विलिंगी होते हैं, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा।
जीवों में। और कुछ जीव ऐसे होते हैं भाई जो क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है बेटा, समझे आप? बाइसेक्सुअल का मतलब होता है बेटा द्विलिंगी। तो बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में आपको ये ध्यान रखना है, ये कैटेगरी आप हमेशा याद रखनी है। ज्यादातर जितने भी जंतु हैं आपके आसपास, ज्यादातर जितने जंतु, वो सब के सब क्या होते हैं, आपके यूनिसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल। बट ज्यादातर जितने पादप होते हैं, ज्यादातर जितने पादप होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है ना? अगर आप एग्जाम्पल में देखो, जैसे ह्यूमन ले लो, ह्यूमन कैसा बेटा, नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं, अलग अलग पहचान होती है, करेक्टर होते, देख के पहचान लेते हैं ये क्या है, ये हमारा एक लिंगी है भाई। नर अलग है, मादा अलग है। ऐसा तो नहीं कि एक ही व्यक्ति अंदर नर के जननांग भी पाए जाए और मादा के भी जननांग पाए जाए, ऐसा संभव नहीं है मनुष्य में। ठीक है ना? ऐसे ही अगर बात किया जाए, अगर ऐसे ही बात किया जाए, जैसे पादप में बात किया जाए, तो पादप में आप देखो, पादप में बात किया जाए, पादप क्या है, ज्यादातर पादप कैसे है बेटा, बाइसेक्सुअल है। तो बाइसेक्सुअल का मतलब द्विलिंगी। जैसे कहने का मतलब है ज्यादातर जीवों में, जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे फिलहाल समझ लो अभी, जैसे एग्जाम्पल में मैं एक फूल अगर मैं ड्रॉ करूं, जैसे मान लीजिए जैसे मान लो ये गुलाब का फूल, ठीक, फूल में तो देखो आप, फूल में आप जब कभी गौर करते होंगे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो नीचे यहाँ पे ग्रीन कलर वाली पत्तियां ऐसे लगी रहती है, जैसे गुलाब का फूल देखो। फिर उसके चारों तरफ पंखुड़ियाँ होती, रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ होती। फिर पंखुड़ियों के बीचों बीच आप देखिएगा घर पे, तो ऐसे छोटे छोटे रेसे जैसे संरचना चारों तरफ निकली रहती है। बीच वाला गुलाब का जो हिस्सा होता है देखिएगा, ठीक है ना, कभी आप गौर करिएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, उसको आप देखें तो वहीं पे देखो, तो होता क्या है कि जो इस प्रकार की संरचना रहती है बेटा, ये वाली, ये जो संरचना है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बेटा यहाँ पे नर भाग को। ये जो ये वाली स्ट्रक्चर होती है, जो ये बीच में दिख रही है आपको ना, ये वाली, इस वाली स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मादा भाग। तो यहाँ एक ही फूल में नर और मादा दोनों हो गए। तो जब कभी भी किसी पुष्प में नर और मादा दोनों भाग पाए जाएं, तो ये समझ लीजिए वो कैसा होगा, द्विलिंगी। तो इस कारण से ज्यादातर पादप कैसे हैं बेटा, द्विलिंगी है। और एक चीज समझ लो, जैसे मनुष्यों में नर जननांग पाए जाते हैं, मादा जननांग पाए जाते हैं, नर में वृषण होता है, मादा में अंडाशय पाए जाते हैं, इस तरह की सारी चीजें होती हैं। वैसे ही अगर बात किया जाए आपके किस में, पादपों में, तो पादप का जो जननांग होता है उसे बोला जाता है पुष्प। क्या होता है बेटा, पुष्प। इस चीज को ध्यान रखिएगा। पादप का जो जननांग या सेक्स ऑर्गन है ना बेटा, जैसे नर, मेल और फीमेल, मानव में अगर बात किया जाए तो मेल और फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही पादपों में जो उसका सेक्स ऑर्गन होता है वो फ्लावर होता है, पुष्प होता है, फूल होता है। ठीक है, तो पुष्प में दोनों भाग पाए जाते हैं एक साथ, नर वाला भाग भी पाया जाता है, मादा वाला भाग। मैं अगले लेक्चर में इस चीज को और क्लियर करूंगा, कैसे मैं एक पूरा फूल लाऊंगा जिसमें आपको इमेज के फॉर्म में भी पूरा प्रिंट समझाऊंगा और साथ ही साथ एक फूल भी लेके आऊंगा, उसका आपको डिटेक्स पूरा ये कह सकते हैं कि पूरा हम लोग पूरा एक उस पर ऑब्जर्व करेंगे और सारी चीज़ें पूरा उस देखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि क्या कैसी चीज़ें होती, पूरा मैं आपको फूल लेके आऊँगा, आपको पहचान में मतलब पूरा आपको दिखाऊंगा कि पुष्प का कौन सा भाग नर है, कौन सा मादा, क्या क्या चीज़ें होती फूल में। और एक नहीं, कई सारे फूल लेके आऊँगा, मतलब 2-3 वैरायटी की, जैसे ताकि आप अलग अलग पहचान सको ना। जैसे मैं गुलाब ले आऊँगा, 1-2 और कोई फूल ले आऊँगा, तो आपको पूरा डिटेल में आपको, अब जैसे सूर्यमुखी नहीं तो सूर्यमुखी लेके आता है, उसमें और स्पष्ट क्लियर दिखाई पड़ता है, लेकिन मैं फिर भी 2-3 फूल लेके आऊँगा ताकि आपको अलग अलग वैरायटी पे समझा सकूँ कि कैसे आप पहचानोगे। अगर आपको दे दिया जाएगा तो आप कैसे पहचानोगे कौन भाग नर है कौन भाग मादा है, ये चीज़ बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो बेटा याद रखेंगे, ज़्यादातर सभी जंतु कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल। ज़्यादातर सभी पादप कैसे हैं, बाइसेक्सुअल। मतलब यहाँ पे सब के सब ज़्यादातर कैसे हैं, एक लिंगी है, और यहाँ पर ज़्यादातर सभी के सभी जीव कैसे बेटा, द्विलिंगी है। ठीक है, अब देखो समझो, अब यहाँ पे गौर करिएगा आप, ज्यादातर जंतु एक लिंगी है, इसलिए एक लिंगी है ज्यादातर जीव, इस कारण से एक लिंगी ज्यादातर जंतु हैं, इस कारण से एक लिंगी उदाहरण नहीं पूछे जाते आपके सिलेबस में। क्यों, ज्यादातर सब एक लिंगी है। महत्व किसका है, क्योंकि जंतु ज्यादातर एक लिंगी है, द्विलिंगी बहुत कम है, इसलिए इस जंतु में द्विलिंगी जंतु का महत्व बहुत हो गया।
द्विलिंगी जंतुओं का महत्व बहुत ज्यादा हो गया। नोट में आप डाल लीजिए कहीं पे, ठीक है ना। क्यों महत्व ज्यादा हो गया? क्योंकि एक लिंगी तो भरमार लगी है। और वही है कि एक कहावत सुना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। अब इनको कोई पूछ नहीं रहा, किलो के भाव में है, चाहे जितने पूछो उतनों मिल जाए। गाय भैंस नर अलग होती है, मादा अलग। आप गाय में देख लो, गाय में नर अलग होता है, ठीक है ना। बकरा बकरी में देख लो, सब में अलग अलग होते हैं ना। तो ज्यादातर जंतु सबके सब कैसे भरे हैं? एक लिंगी वाले। तो एक लिंगी किलो के भाव में मिल रहे हैं, ले जाओ, तो कोई पूछने वाला नहीं। तो पूछता किसका एग्जामिनर? द्विलिंगी जंतु। द्विलिंगी जंतु याद रख लो बेटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका केचुआ। कौन है? केचुआ। केचुआ और एक होता है बेटा, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, लीच। लीच को बोलते हैं जोंक। एक होता है आपका जोंक। तो केचुआ को अर्थवाम बोलते हैं, अर्थवाम। और जोंक को क्या बोलते हैं बेटा? लीच। लीच। तो याद रखेंगे, एक को अर्थवाम या केचुआ बोलते हैं, इसको जोंक को लीच बोलते हैं, ठीक है। अब पादपों में भरमार लगी किसकी बेटा? भर भर के किलो के भाव में कौन से? द्विलिंगी है। तो अब आपके दिमाग में आ गया कि यहां प्रश्न कौन सा पूछा जाता है? एक लिंगी। तो इसमें दूसरा एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट हो गया वो एक लिंगी जंतु हो गया, सॉरी एक लिंगी पादप हो गया। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल प्लांट। यूनिसेक्सुअल प्लांट, ठीक है ना। अब एक लिंगी जंतु में अगर आप देखें, एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल प्लांट। अब देखो समझो, इसमें अगर बात एक लिंगी पादप, एक लिंगी पादप समझ रहे हो ना। एक लिंगी पादप का मतलब ये हो गया बेटा कि ज्यादातर प्लांट कैसे होने चाहिए? एक लिंगी, एक लिंगी, ठीक है ना। तो एक लिंगी समझो, देखो बेटा, एक लिंगी अगर पादप की, ये सब टर्म आपको जेनेटिक्स में यूज होंगे, इसलिए मैं समझा रहा हूँ, समझाने की कोई आवश्यकता नहीं, ताकि अच्छे से आपको एक पॉइंट क्लियर रहे। शब्दावली अगर आपको पकड़ में आ गई और कॉन्सेप्ट समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं अगर आप लेक्चर बस सारे अटेंड करो, ये गारंटी देता हूँ मैं पूरे सीरीज प्रश्नों की लघुत्तरी अति लघुत्तरी सब कराऊंगा। आप बायो में 25 में 25, केमिस्ट्री में 20 में 20, फिजिक्स में आपका 25 में 25, इन 3 सब्जेक्ट में मतलब साइंस पूरा मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि आपके 70 में 70 आ सकते हैं। लेकिन जितना मैं कहूं उतना आप कर बस लीजिए, इसकी गारंटी। हाँ, भौतिक विज्ञान के लेक्चर नहीं चल रहे हैं, भौतिक विज्ञान के लेक्चर बहुत जल्दी हम लोग दीपावली के बाद स्टार्ट कर देंगे, 15-16 तारीख से, ठीक है ना बेटा। तो वो भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्द। आप थोड़ा सा बस धैर्य बनाइए, बहुत शानदार तरीके से चीज़ों को समझेंगे एक बार, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक लिंगी पादप, यहाँ तक बात क्लियर है। अब आ जाओ केचुए में अगर बात। अब देखो एक लिंगी पादप में बेटा जैसे सबसे पहले आता है पपीता, ठीक है, पपीता, ठीक है। और इसमें एक उदाहरण और कौन सा है? जैसे पपीता के साथ बेटा आपका आ गया, इसमें आता है बेटा खीरा, और इसमें खीरा हो गया, पपीता हो गया, और इसमें एक और आएगा बेटा खरबूजा आदि। नोट कर लो, ध्यान रखना बेटा, खीरा, खरबूजा, तरबूज, ये जो प्लांट होते हैं इनकी कुल का नाम होता है बेटा कुकुरबिटेसी। ये सब किस फैमिली के? कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी फैमिली के ज़्यादातर प्लांट्स यूनिसेक्सुअल हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक मुझे लगता है तैयार हो। लेकिन आप इनको तो छोड़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जो पपीता, यही याद रखना है। और इधर ये दोनों केचुआ और जोंक, इन्हीं में से प्रश्न आएगा, जब भी कभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सामान्य ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, प्रिपेयर रहिए हर तरीके से, कैसा भी प्रश्न पूछा जाए। कई बार क्या होता है एनसीईआरटी के और एग्जाम्पलर, मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कैसे प्रश्न है, तो उन पे इस तरह के प्रश्न उनके पॉइंट से बन जाते हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे रहते हैं। तो आप प्रिपेयर रहिए। हमें पूरी एनसीईआरटी की जितनी भी शब्दावली, हर शब्दावली के एक एक पॉइंट को मुझे आपको क्लियर करना है, इसलिए इसको आप ध्यान से सुनते चलिए, तैयारी करते चलिए, बहुत अच्छी तैयारी करनी है, ठीक है ना। अब आ जाओ आगे हम लोग बात करते हैं अगले उसमें कि क्या क्या आगे हमको पढ़ना है। तो ये सब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, ये सारी चीज़ें हो गई जो मेंडल के नियम्स को पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब फिर देखो मेंडल कैसे सफल हुए, और उन जब सफल हो भी गए तो देखो मेंडल के सफलता के क्या कारण थे, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले मेंडल के एक बार नियम को समझे तो वो अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए अभी वो नहीं, हम बात पे एज ए
क्वेश्चन इसको छोड़ रहे हैं, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। दूसरा, मेंडल जब सफल होगा तो मेंडल के रिजल्ट या जो उनका निष्कर्ष थे वो बहुत दिनों तक लोगों के नज़र में नहीं आ पाए, या बहुत दिनों तक मेंडल को जितना उन्होंने काम किया था उसका उनको क्रेडिट, ये कह सकते हैं उतनी प्रसिद्धि उनको नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, क्या कारण था? तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो यूपी बोर्ड में पूछा गया, सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा गया। तो ये दो प्रश्न हम लोग बाद में सॉल्व करें। क्यों? ताकि अगर एक बार हम मेंडल के नियम को पढ़ लेंगे तो हमको पता चलेगा कि क्या कारण है कि ये प्रश्न, मतलब क्या कारण है कि वो लोग सफल इतना जल्दी हुए मेंडल, मतलब क्या करते मेंडल जल्दी सफल हुए। दूसरा, क्या कारण है कि सफल होने के बावजूद भी बहुत अधिक प्रसिद्धि कुछ समय तक के लिए उनको नहीं मिली। मतलब 1900 के आसपास तक, जब तो 3 वैज्ञानिक ह्यूगो ड्यूबिस, टेस्मार्क और कॉरेंस, ये 3 वैज्ञानिक आकर के मेंडल के नियमों को दोबारा रीडिस्कवर नहीं कर दिया, तब तक मेंडल को बहुत अच्छी प्रसिद्धि नहीं मिली। तो उसका क्या कारण है, ऐसा क्यों हो गया? तो ये दोनों प्रश्न अभी हम छोड़ रहे हैं, आगे के लिए बढ़िया तरीके से करेंगे उनको, लेकिन पहले आगे की बात हम लोग करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। आ जाओ। तो मेंडल के सबसे पहले नियम, फर्स्ट लॉ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे समझना, 2 तरीके से प्रश्न आएगा। इस प्रश्न में आपको कैसे, पहला प्रश्न तो आएगा आपका कि प्रभाविता के नियम का प्रभाव, मेंडल के प्रभाव, देखो 2 क्या बल्कि 3 तरीके से प्रश्न आते हैं। पहले प्रश्न आप लिख लो और फिर उनको समझिएगा कि उत्तर कैसे देना। हम कई बार प्रश्न हमको पता है, हम कई बार उत्तर हमको आता भी रहता है, लेकिन हम बच्चे कई बार ये होता है कि बोर्ड में उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं कि कैसे प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो इस चीज़ को आप गौर करिएगा, ठीक है ना, इस चीज़ को, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा, कैसे, मतलब हम जैसे प्रश्न पूछेगा, 3 वैरायटी से प्रश्न पूछता है। एक तो पहले आएगा प्रश्न कि मेंडल के एक संकर संकरण को रेखा चित्र से समझाइए, तो ये एक लॉन्ग का प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो इस पे कैसे हम लोग बात करेंगे, वो बात करेंगे। दूसरा प्रश्न ये आएगा कि मेंडल के प्रभाविता नियम पर टिप्पणी कीजिए, ये दूसरा प्रश्न हो गया। मेंडल के प्रभाविता नियम पर टिप्पणी कीजिए, इसको लिख लीजिएगा, दूसरा प्रश्न हो गया। तो पहला प्रश्न आपको बताया, तो पहला प्रश्न इस तरह बोर्ड में पूछा जाता है कि मेंडल के एक संकर संकरण, मेंडल के एक संकर, मेंडल के एक संकर संकरण, मेंडल के एक संकर संकरण को रेखा चित्र सहित समझाइए। तो ये आएगा, तो पूरा हमको करना है मेंडल के पूरे नियम को, ठीक है ना। अगर यहीं पे दूसरा प्रश्न इसी को कैसे पूछता है, या अभी इस मेंडल के एक संकर संकरण में 2 पार्ट हैं। पहला हिस्सा इसका होता है जिसे बोला जाता है प्रभाविता का नियम, ठीक है। दूसरा, अब ये क्या है, अभी आगे बात समझ में आएगी, पहले समझ लो थीम थोड़ा सा। फिर दूसरा इसी में प्रश्न जो उठता है कि मेंडल के पृथक्करण नियम को, या इसी का दूसरा नाम होता है युग्मकों की शुद्धता। तो ध्यान रखिएगा, तो दूसरा प्रश्न आपको याद करना है, मेंडल के प्रभाविता नियम को समझाइए। तो ये 2 प्रश्न हो गए। अब इसी का ये आधा हिस्सा, मेंडल के एक संकर संकरण का रेखा चित्रण करिए का ये आधा हिस्सा है के प्रभाविता नियम, ठीक है ना। दूसरा इसी का, पहले प्रश्न का दूसरा आधा हिस्सा होता है जिसे बोला जाता है मेंडल के पृथक्करण नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, इसी को और क्या बोला जाता है, पृथक्करण के नियम को समझाइए। अब ये 3 प्रश्न एक हेडिंग से कवर होते हैं, जिसको मेनली बोला जाता है मेंडल का एक संकर संकरण। अब एक संकर संकरण के कितने पार्ट है, 2। पहला इसका आधा हिस्सा जिस नियम को दर्शाता है या बताया जाता है, प्रूव करता है, उसे बोलते हैं प्रभाविता का नियम। इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोलते हैं बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो दूसरा नियम होता है जिसे युग्मकों की शुद्धता का नियम, अब ये मेंडल के एक संकर संकरण का दूसरा हिस्सा है। इसको 2 नामों से जाना जाता है, युग्मकों की शुद्धता का नियम और प्रश्न को भी आप पहचानिए, प्रश्न भी जरूरी है, ठीक है ना।
तो युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम। तो युग्मकों की जो शुद्धता का नियम होता है बेटा, इसको कहा जाता है, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, या इसी को बोला जाता है, पृथक्करण को इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो सॉरी तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो यहां तक बात समझिए। और इसे क्या बोलते हैं? एक संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ द मेंडल। ठीक है ना, तो यहां तक बात समझ आ रही। तो पहला प्रश्न के अंतर्गत ये दोनों प्रश्न आते हैं, कभी कभी ये दूसरा और तीसरा में पार्ट वाइज आता है। पूरा प्रश्न आएगा तो ऐसे आएगा, तो जैसे प्रश्न पूछे उस हिसाब से आंसर करना है। तो पहले हम पढ़ते हैं मेंडल के एक संकर संकरण, उसको पूरा रिप्रेजेंट करते हैं और पढ़ते हैं। फिर उसी में मैं आपको बता दूंगा कि जब ये वाला हिस्सा आएगा तब कितना उत्तर लिखना है, कितना करना है, और जब ये वाला प्रश्न आएगा तब कितना लिखना है और कितना उत्तर देना है। ठीक है, तो इससे आपको ये पता रहेगा कि कैसे प्रश्न में कौन सा हिस्सा उत्तर का देना होता, कितना उत्तर लिखना होता है। हम ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, हमको आता रहता है लेकिन हम उसमें कैटेगराइज नहीं कर पाते, हम उसे समझ नहीं पाते कि कितना लिखना है, कितना लिखना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि कैसे कितना करना है, कितना नहीं करना है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप गौर करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक बात समझ में आ रही सारी बात? ठीक है, ये चीज़ है, तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान देंगे। तो कितना लिखना है, कितना नहीं लिखना है, ये हमको इस प्रश्न से, इसको पढ़ते ही हमको सॉल्व करते हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको हटा रहा हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसको हम लोग आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में, या तो एक काम करते हैं, इसी पेज में रखते हैं। चलो अच्छा ठीक है, आगे में सॉल्व करते। अब तो देखो बेटा, अगला जो लेक्चर हमको पढ़ना है, अगला हमको जो पढ़ना है मोनो हाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल, या इसी को बोला जाता है मेंडल का एक संकरण। ठीक है, इसे बोलते हैं मेंडल का एक संकरण। ठीक, अब इसको कैसे है तो क्या करना है, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इसके बारे में बात करनी है, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। इस चीज़ को हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो आपको कल मिलेगा। तो कल वाले लेक्चर में हम लोग इसके बात करेंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और हमारे साथ एग्ज़ाम में जोड़िए, और भी जो दोस्त हैं उनको सभी को जोड़िए। बहुत जल्दी आपका जो फिलहाल दीपावली की छुट्टी पड़ गई है, 16 तारीख से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 16 तारीख से शाम को डेली आपको बायो या हम कह सकते हैं साइंस का अनसॉल्व मिलना शुरू हो जाएगा, तो सभी को बता दीजिएगा। 2 चैप्टर के लिए खासकर जुड़िए, 2 चैप्टर की थ्योरी रहेगी और साथ ही साथ प्रॉपर अनसॉल्व चलेगा। ऑब्जेक्टिव, अधोलघुत्तरी, लघुत्तरी, हर प्रश्न को करना सिखाना है, मुझे सिखाना है आपको कैसे करना है। ठीक है, तो इस चीज़ पे आप लोग जुड़ते रहिए। सभी बच्चों को, और भी जो आपके आसपास स्कूल के बच्चों को, उनको भी बताइए। फिर हम लोग अगले लेक्चर पे इस पर बात करते हैं। ओके, थैंक यू।